Let's discuss general introduction to group 18 elements. अब याद रखिए group 18 elements are popularly known as inert gases. इसे zero group भी कहा जाता है, यानी these are placed in 18th group of the periodic table, hence they are named so, and these are called zero group elements. So इसका general कुछ introductory बातें हम यहाँ पे शेयर करेंगे. सो सबसे पहली बात ये याद रखो, दिस ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें हेलियम, उसके बाद नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. सो दीज आर द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ग्रुप 18 और जीरो ग्रुप. अब ये सभी के सभी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें हम इनर्ट गैसेस कह सकते हैं. सो दीज आर गैसेस एंड केमिकली इनर्ट, hence named as inert gases. इसलिए इनको हम लोग इनर्ट गैसेस कह सकते हैं. अब इसमें जो लास्ट एलिमेंट है रेडॉन, दैट हैपेंस टू बी रेडियो एक्टिव. रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, याद रखना, रेडॉन इज रेडियो एक्टिव. अब देखिए रेडियो एक्टिव का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक न्यूक्लियस स्टेबल ना हो. अब इनकी अबंडेंसी भी बाकी गैसेस के मुकाबले रेयर होती है, इसलिए इन्हें रेयर गैसेस भी हम लोग कह सकते हैं. सो ड्यू टू लेस abundancy these are popularly known as rare gases. इनको हम लोग रेयर गैसेस बुला सकते हैं. अब शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के वक्त, आई मीन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेंडलीव, इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी होने की थी, इसलिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में इनिशियली इनर्ट गैसेस के लिए कोई प्लेस नहीं दिया था. सो इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, no place was given to inert gases, but डिस्कवरी के बाद, आफ्टर डिस्कवरी a separate group was given. सो शॉर्ट फॉर्म में भी बाद में एक अलग सा कॉलम दिया गया, लास्ट कॉलम, जिसे जीरो ग्रुप कहा गया. अब बात इनर्ट गैसेस की अगर है, सो दीज आर नाइदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी नहीं शो करेंगे, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल होता है. सो these are neither electropositive nor electronegative. ना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो लेट्स डिस्कस electronic configuration of group 18 elements, जिसे हम जीरो ग्रुप एलिमेंट कह सकते हैं. सो ग्रुप 18 एलिमेंट का
हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ग्रुप 18 elements have stable electronic कॉन्फ़िगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल होता है। अब बात हेलियम की अगर करें, हेलियम हैपेंस टू बी अ वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, while valence shell electronic configuration of other inert gases is ns2 np6 type. So electronic configuration of helium is 1s2, and that of other elements, I mean other elements of group 18 is ns2 np6 type. So this is the electronic configuration, I mean valence shell electronic configuration of other inert gases. अब स्टेबल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से दे शो नो टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन. So they show no tendency to lose or gain the electrons. ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से दीज आर केमिकली इनर्ट एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस. सो दे do not take part in chemical combination. So it was all about general introduction and electronic configuration of zero group elements, what we called inert gases. Let's discuss occurrence of inert gases. अब देखिए इनर्ट गैसेस के लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है एटमॉस्फेरिक एयर. सो और इनर्ट होने के वजह से ये किसी कॉम्बिनेशन में आपको नजर नहीं आएंगे. दीज एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट. सो बीइंग inert, they exist in free state in nature. यानी आप उन्हें कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते. अब इंपॉर्टेंट सोर्स जो है इनर्ट गैसेस के लिए वो होता है एटमॉस्फियर. सो एटमॉस्फियरिक एयर में 1% तक के वो प्रेजेंट होते हैं बाय वॉल्यूम. सो द मेन सोर्स ऑफ inert gases is atmospheric air, where they are present up to 1% by वॉल्यूम. यानी टोटल जो एयर है उसका 1% जो वॉल्यूम है वो इनर्ट गैसेस ऑक्युपाई करते हैं. अब इसमें हमें समझना होगा कि एर्गॉन जो है दैट इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट. इनर्ट गैसेस में से एर्गॉन की अबंडेंसी ज्यादा होती है ना एटमॉस्फेरिक एयर में. सो एर्गॉन इज अ मेजर constituent of atmospheric air among the rest of the inert gases. अब हेलियम की अगर बात करें तो हेलियम हमारे यूनिवर्स का
लार्जेस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस हम कह सकते हैं. इट मेक्स अराउंड 23% by mass of universe and sun. So ये इंपॉर्टेंट चीज है. सो हेलियम मेक्स अबाउट 23% by mass of universe and sun. यानी यूनिवर्स में ऐसा इनर्ट गैस जो बहुत ज्यादा हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि हेलियम जो है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज स्केल. सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, हेलियम एंड नियॉन आर एसोसिएटेड विद सर्टेन रेडियो एक्टिव मिनरल्स. याद रखना. सो हेलियम एंड नियॉन are associated with radioactive minerals sometimes. हर बार नहीं, कभी कभी. अब जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं क्लेवाइट, उसके बाद मोनाजाइट. सो दीज आर द मिनरल्स, रेडियो एक्टिव मिनरल्स, जिससे हेलियम और नियॉन एसोसिएशन में कभी कभार पाए जाते हैं. अब कमर्शियल सोर्स जो है हेलियम के रिस्पेक्ट में वो नेचुरल गैस होता है. याद रखना. सो कमर्शियल सोर्स ऑफ हेलियम इज अ natural gas. So natural gas happens to be the commercial source. Argon जो है वो नेचर में यानी एटमॉस्फेरिक एयर में कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पोटेशियम. याद रखना. सो argon is formed in atmosphere due to electron capture by potassium. यानी कि पोटेशियम द्वारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए जाने के वजह से एर्गॉन प्रोड्यूस होता है. एंड इट इज चीपेस्ट. इसके पीछे का कारण यह है कि वर्ल्ड वाइड एर्गॉन प्रोडक्शन बड़े तौर पे होता है, जिस वजह से ये चीप है और बड़े तौर पे अवेलेबल भी. अब जो नियॉन से लेके जेनॉन तक के इनर्ट गैसेस है, उनको नॉर्मली हम लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालते हैं या आइसोलेट करते हैं. सो इनर्ट गैसेस लाइक हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon are obtained by fractional distillation of liquid air. ये बहुत बड़ा सोर्स है इनर्ट गैसेस के लिए. अब और एक चीज, हेलियम, एर्गॉन, नियॉन आर प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड स्टेट समटाइम इन स्प्रिंग वाटर. याद रखना. सो हेलियम, नियॉन and argon are present in dissolved state in spring water. तो ये एक सोर्स बन गया हमारे लिए. इसके बाद रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव होता है एंड इट इज द रेडियो एक्टिव यानी प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियम एंड थोरियम. याद रखना. सो रेडॉन
radon is obtained due to radioactive decay of radium and थोरियम। याद रखें। अब इसमें हम लोग बता सकते हैं जैसे कि रेडियम है, रेडियम हैविंग मास 228 एंड एटॉमिक नंबर 88, जब ये अल्फा डीके देगा तो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेडॉन विच विल हैव मास 222 एंड एटॉमिक नंबर 86। तो यहां से इसके न्यूक्लियस से रेडियम के क्या निकला, हीलियम निकला, दैट इज अल्फा। अल्फा इज इक्विवेलेंट टू द हीलियम न्यूक्लियस। तो ऐसा होने से हमें रेडॉन मिलेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट ऑकरेंस ऑफ इनर्ट गैसेस दैट इज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स दैट इज इनर्ट गैसेस। अब यहाँ पे हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनर्ट गैसेस के डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हैपेंस टू बी द फिजिकल स्टेट। अब इनर्ट गैसेस के फिजिकल स्टेट के मामलों में अगर हम बताएं, उससे पहले तो हमें यह समझ लेना होगा दीज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैसेस। सो दीज आर colorless, orderless, उसके बाद tasteless gases। अब रिएक्टिव न होने के वजह से they remain in atomic state and it is evident from the ratio of Cp to Cv which is close to 1.66 that indicates that inert gases remain in atomic state. So याद रखना these are monoatomic, यानी इनके मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं है as Cp by Cv values are close to 1.66। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज एटॉमिक रेडियस। अब देखिए एटॉमिक रेडियस का ऐसा है कि इनर्ट गैसेस के एटॉमिक रेडाई ग्रुप से 17 एलिमेंट के मुकाबले ज्यादा है। ये सबसे पहले हमें याद रखना होगा। सो एटॉमिक रेडाई of group 18 elements are higher than that of group 17 elements, यानी हैलोजेंस के मुकाबले इनका एटॉमिक साइज बड़ा रिकॉर्ड होता है। दूसरी बात, हम अगर टॉप टू बॉटम देखें दैट इज हेलियम से लेके जेनॉन, अब रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडाई इंक्रीजेस, याद रखना। सो एटॉमिक रेडाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अब इसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग टू बी डिस्कस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट थिंग इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब हमें पता है कि इनर्ट गैसेस हैव स्टेबल आउटर शेल, यानी उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके वजह से इट इज हाईली डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ इनर्ट गैस। दस इनर्ट गैसेस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है
काफी ज्यादा रिकॉर्ड होता है। सो दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, ये सबसे पहले हमें समझ लेना होगा। और ऊपर से नीचे यानी ग्रुप की अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, तो जितना जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर जाते जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा। सो हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज decreases down the group। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सबसे पहली बात हमें ये मालूम होना चाहिए कि these are neither electropositive nor electronegative। so inert gases का स्टेबल आउटर शेल होने के वजह से दे डू नॉट शो एनी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखना होगा, दे डू नॉट शो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी वो नहीं शो करेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव लार्ज पॉजिटिव व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। thus they have large positive electron gain एंथैल्पी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं शो करते हैं। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि इनका फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट होता है और इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन भी वीक होता है। वीक वांडरवाल फोर्सेस ऑपरेट इन बिटवीन एटम्स ऑफ द इनर्ट गैसेस। इसके वजह से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो है। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्यों? ड्यू टू वीकर इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन। अब लो होने के बाद भी उनके बीच अगर हम कंपेयर करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें महसूस होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ रहा है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज लिक्विफिकेशन टेंडेंसी। अब देखिए लिक्विफाई हम लोग किसको इजीली कर सकते हैं? वो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं जिनके इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर हो, जैसे अमोनिया, SO2, HCl। इनको लिक्विफाई करना थोड़ा आसान है क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनमें स्ट्रांग होता है। लेकिन इसमें इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस वीक होने के वजह से दीज आर नॉट लिक्विफाइड इजीली। सबसे पहली बात ये याद रखो, दीज आर नॉट लिक्विफाइड इजीली, यानी इनको लिक्विफाई करना काफी डिफिकल्ट है।
फिर भी अगर उस हिसाब से हम लोग प्रेशर एक्सर्ट करें, टेम्परेचर लो करें, तो लिक्विफाई किया जा सकता है। लेकिन लिक्विफाई होने की टेंडेंसी जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते जाएगी, याद रखना। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें महसूस होगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जिसके वजह से लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी बढ़ते जाएगी। सो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी, टेंडेंसी increases down the group, यानी ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है उनको लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आसान होते जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एबिलिटी टू डिफ्यूज। अब देखिए, इनर्ट गैसेस रेडिली डिफ्यूज होना पसंद करते हैं। सो दे अंडरगो डिफ्यूजन अप टू लार्ज स्केल, लार्ज स्केल थ्रू, अब देखिए, थ्रू ग्लास। आप ग्लास वेसल में उसको प्लेस करेंगे तो ग्लास से डिफ्यूज होगा। उसके बाद रबर, रबर से भी डिफ्यूज होगा। प्लास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स अगर आप यूज करते हैं तो उनसे भी वो डिफ्यूज होंगे। एंड सम मेटल्स, सम मेटल्स, कुछ मेटल से भी वो डिफ्यूज होना प्रीफर करते हैं। Thus, it is highly difficult to handle inert gases in the laboratory. याद रखना, hence it is difficult, hence it is difficult to handle inert gases, inert gases in laboratory. लैब में इनको हैंडल करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत बड़े तौर पे डिफ्यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर। देखिए, एक्सेप्शनली स्टेबल होने के वजह से इनको दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए पानी के अंदर अगर आप इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो these are found to be slightly soluble in water. So inert gases are slightly soluble, slightly soluble in water. Solubility बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक साइज इनका बढ़ते जाएगा सोल्यूबिलिटी भी बढ़ते जाएगी। याद रखना, इसका सीधा मतलब ये होता है कि solubility increases down the group. So solubility increases down the group with increase in atomic size, with increase in what? Atomic size. So these are some of the physical properties of noble gases or inert gases. Let's discuss chemical properties of group 18 elements. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर इनर्ट गैसेस। अब एज नेम इंडिकेट्स, इनर्ट गैसेस कहने के पीछे का रहस्य या कारण यही है कि केमिकली ये एलिमेंट्स इनर्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना होगा, दीज आर इनर्ट और लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव होने के पीछे का कारण, सो ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले इनके वैलेंस शेल यानी आउटर शेल फील्ड है। पहला फील्ड
आउटर शेल्स या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज। उसके बाद लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। और उसके बाद नेक्स्ट जो अवेलेबल शेल होता है वैलेंस शेल के बाद, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी हायर एनर्जी। उसके बाद हायर एनर्जी ऑफ नेक्स्ट अवेलेबल शेल। अगर मान के चलो वैलेंस शेल और अगले शेल के बीच एनर्जी डिफरेंस कम होता तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन जंप करके रिएक्टिविटी कुछ यानी बात बन सकती थी, लेकिन एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से ये चीज जो है ये हो नहीं पाएगा। अब देखिए 1962 से पहले इनर्ट गैसेस के लिए क्या केमिस्ट्री थी ये हम देखेंगे। सो केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स प्रायर टू 1962। 1962 से पहले क्या आलम था ये हमें देखना होगा। सो प्रायर टू 1962 ये हमारा मानना था सभी का कि इनर्ट गैसेस डू नॉट रिएक्ट। सो इनर्ट गैसेस डू नॉट अंडरगो रिएक्शन, यानी ये किसी प्रकार के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर देंगे, ये हमारा मानना था। एंड नो ट्रू कंपाउंड वाज नोन एट दैट टाइम, नो ट्रू कंपाउंड वाज नोन, यानी हमें कोई जानकारी नहीं थी किसी कंपाउंड की। सो वो टाइम पे कुछ क्लैथरेट्स कंपाउंड जो वीकली बाउंडेड थे वही हमने ऑब्टेन कर सके। सो फ्यू वीकली बाउंडेड क्लैथरेट कंपाउंड्स ऑफ, जिसमें एर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन वेयर ऑब्टेन्ड। लेकिन क्लैथरेट्स की बात यह है कि इसमें कोई ट्रू केमिकल रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, जस्ट फिजिकल जो है इंटरेक्शन हम देख सकते हैं, याद रखना। सो क्लैथरेट्स किस प्रकार से तैयार किए गए, एर्गोन, क्रिप्टॉन या जेनॉन को क्विनॉल में डालिए, प्रेशराइज कीजिए और क्रिस्टलाइज कीजिए तो हमें क्लैथरेट्स मिलेंगे। सो क्लैथरेट्स are obtained by dissolving argon, krypton or xenon in quinol at high pressure, followed by crystallization। अब जो क्लैथरेट्स है उसमें यह देखा गया है कि फिजिकल ट्रैपिंग हुई है बट नो ट्रू केमिकल इंटरेक्शन कैन बी सीन। सो इन क्लैथरेट्स ओनली फिजिकल ट्रैपिंग कैन बी सीन, याद रखिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे बार्टलेट साहब की। सो लेट्स डिस्कस
लेट रिएक्शन। इन्होंने बहुत जबरदस्त इवोल्यूशन लाया इनर्ट गैसेस के केमिस्ट्री में। सो बार्थलेट साहब का ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने की ताकत PtF6 में है। तो उन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन को PtF6 के साथ रिएक्ट करके देखा, उन्हें एक कंपाउंड मिला। और ऑक्सीजन रिसेंबल क्लोजली टू द जेनॉन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज, याद रखिए। सो व्हाट मेड बार्थलेट टू थिंक इन दैट मैनर इज, उन्होंने क्या करा, बार्थलेट observed that oxygen gas was oxidized by PtF6 to form a compound, जिसको कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। दिस इज द कंपाउंड सो ऑप्टेड। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड xenon आर कंपेरेबल, याद रखना। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड xenon आर comparable, that is 1117 किलोजूल पर मोल, अप्रोक्सीमेटली इतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों का है लगभग। तो बार्थलेट ने क्या किया, ही कंडक्टेड अ रिएक्शन बिटवीन xenon एंड PtF6। ऐसा करके उन्हें एक कॉम्प्लेक्स मिला जो ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड था। सो व्हाट बार्थलेट डिड, thus Bartlett conducted reaction between xenon and PtF6 and isolated the compound, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड xenon हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5। अब ये जो है वो ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, विच वॉज ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, xenon allowed to react with PtF6, तो इसने इसको क्या करा, ऑक्सीडाइज किया, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। इस चीज का नाम है xenon हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5। ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ये मिला। तो दूसरी बात ये है, क्रिप्टॉन जो है वो क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड प्रोड्यूस करता है, याद रखना। सो क्रिप्टॉन फॉर्म्स KrF2 बट नो कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन आर isolated but only observed। रेडॉन के कुछ कंपाउंड्स ऑब्जर्वेशन में जरूर आए, लेकिन उनको आइसोलेट करके हम लोग आज तक के स्टडी नहीं कर सके। अब बात हेलियम, एर्गॉन और नियॉन की है, उनके भी कोई कंपाउंड्स का रिपोर्ट अभी तक के नहीं आया है। सो नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ helium, argon और neon are yet known, ऐसी बात है। सो बार्थलेट साहब का जो एक्सपेरिमेंट है, उसे हमें लगभग ये तो पता चला
कि कुछ कुछ कंपाउंड्स इनर्ट गैसेस के आइसोलेट करके स्टडी किए गए हैं, मे बी आगे चल के कुछ और निकल के आए. So it was all about chemical reactivity of inert gases. Let's discuss uses of noble gases और group 18 elements. अब देखिए group 18 elements have potential application. हम हमारे डेली लाइफ में अलग अलग सेक्टर्स में इनको हम इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन. तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजेस ऑफ हेलियम. हम देखेंगे कि हेलियम किस तरह से हम लोग यूज करते हैं. तो सबसे पहले इट इज अ वेरी लाइटर गैस एंड नॉन कंबस्टिबल. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू फिल बलून्स एंड एयर शिप्स. सो इट इज used in filling balloons and airships. उसके बाद मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, वेल्डिंग करते समय इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए हेलियम का इस्तेमाल होता है. सो टू प्रोड्यूस inert atmosphere in metallurgical operations, उसके बाद वेल्डिंग एटसेट्रा. देन लिक्विड हेलियम is used to produce low temperature. ये क्रायोजेनिक एजेंट है, याद रखना. सो लिक्विड हेलियम is used to produce low temperature. Thus it is a cryogenic agent. अब ऑक्सीजन और हेलियम का मिक्सचर हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, स्पेशली डीप सी डाइविंग के टाइम, याद रखना. सो मिक्सचर ऑफ O2 and helium is used for respiration for deep sea diving. स्क्यूबा डाइवर्स या फिर डीप सी डाइवर्स जो है, उनके लिए रेस्पिरेशन के लिए जो सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन और हेलियम का मिक्सचर होता है. So it is also used to produce and sustain powerful superconducting magnets, याद रखना. So it is used to produce and sustain superconducting magnets used in NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड MRI स्कैनिंग में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, उनको बनाने के लिए हेलियम का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है. सो ये थे यूजेस हेलियम के. अब हेलियम के बाद हम लोग बात करेंगे नियॉन की. सो लेट्स डिस्कस यूजेस of neon. So it is used for production of neon lamps or neon lights, जो सिग्नलिंग के काम में आता है. So it is used to produce neon lights. उसके बाद टेलीविजन सेट, स्पार्क प्लग, वार्निंग सिग्नल, इसमें भी नियॉन का इस्तेमाल होता है. So it is used in TV sets, that is television sets.
उसके बाद स्पार्क प्लग, उसके बाद वार्निंग सिग्नल, वार्निंग सिग्नल एटसेट्रा. Now it is used in safety devices also. याद रखना, neon, that is it is used in safety devices. उसके बाद वोल्टेज स्टेबिलाईजर, वोल्टेज स्टेबिलाईजर्स, उसके बाद रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर्स एटसेट्रा. अब जो नियॉन बल्ब्स है वो बोटेनिकल गार्डन्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखना. सो नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स में और ग्रीन हाउसेस में, एंड ग्रीन हाउसेस नियॉन बल्ब का इस्तेमाल लार्जली होता है. अब इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ एर्गॉन. सो नेक्स्ट, इनर्ट गैस, इनफैक्ट अबंडेंट इनर्ट गैस, इसको हम बहुत बड़े तौर पे प्रोड्यूस करते हैं. सो फ्लूरोसेंट डिस्चार्ज लैंप्स को फिल करने के लिए इसका लार्जली इस्तेमाल होता है. सो इट इज यूज्ड इन फिलिंग, used in filling of fluorescent discharge lamps, fluorescent discharge lamps. And it is also used to provide inert atmosphere for welding purposes. So it is used to provide inert एटमॉस्फियर फॉर वेल्डिंग. सो वेल्डिंग करते समय एटमॉस्फियर को इनर्ट करने के लिए एर्गॉन का इस्तेमाल होता है. उसके बाद क्रोमैटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होगा. सो यूज्ड इन क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी. एंड देन एयर सेंसिटिव जो सब्सटेंसेस है उनको हैंडल करने के लिए हम लोग एर्गॉन को यूज करते हैं. So in handling air sensitive substances, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ कंपाउंड्स एयर सेंसिटिव होते हैं, यानी एयर के कांटेक्ट में आए बरोबर रिएक्ट होने को देखते हैं, तो उनको एयर के रेंज से दूर रखने का काम हम एर्गॉन को यूज करके कर सकते हैं. अब अगला इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन. So let's have some applications of krypton. देखिए क्रिप्टॉन कहां कहां इस्तेमाल होता है. तो सबसे पहले इन फिलिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब और डिस्चार्ज ट्यूब को फिल करने के लिए क्रिप्टॉन को हम यूज करते हैं. सो इट इज यूज्ड इन फिलिंग डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स. उसके बाद इन हाई इफिशियंसी माइनर्स कैप लैम्प, जैसे माइनिंग के अंदर जो वर्कर काम करते हैं माइनर, उनके कैप के ऊपर एक फोकस लैंप होता है, वो बनाने के लिए क्रिप्टॉन का इस्तेमाल होता है. सो इन हाई efficiency miners cap lamps. सो इसमें इसका इस्तेमाल होता है. सो मेटल का और प्लास्टिक का थिकनेस जानने के लिए क्रिप्टॉन 85 का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना. सो क्रिप्टॉन 85 is used to measure thickness of metal
एंड प्लास्टिक, मेटल एंड प्लास्टिक। उसके बाद जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर जो सिग्नल्स लगते हैं रनवे के ऊपर, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। सो इन सिग्नल लाइट्स ऑफ रनवे ऑफ एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट के ऊपर जो रनवे होता है उसमें सिग्नलिंग जो हम करते हैं, यानी जो प्लेन्स उड़ान भरते हैं या फिर उतरने वाले, तो सिग्नल लाइट्स में क्रिप्टॉन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद कॉस्मिक रे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। सो इन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मिक रे इंस्ट्रूमेंट, कॉस्मिक रे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्रिप्टॉन के बाद अगला इनर्ट गैस है जेनॉन। सो जेनॉन के देखिए यूजेस, सबसे पहली बात, जेनॉन और क्रिप्टॉन का जो मिक्सचर है वो फ्लैश बल्ब्स में यूज होता है, जो हाई स्पीड फोटोग्राफी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिक्सचर of xenon and what krypton is used in flash bulbs used in high speed photography, तो उसके बाद लिक्विड जेनॉन जो है वो रिसर्च लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, खासकर डिटेक्शन ऑफ मेसॉन्स एंड गैमा फोटॉन्स। सो याद रखें, लिक्विड जेनॉन इज यूज्ड इन रिसर्च लेबोरेटरीज for detection of mesons and gamma photons, अब इसके बाद बात करेंगे रेडॉन की। सो लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ रेडॉन। तो सबसे पहली बात याद रखें, इन रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रेडॉन का लार्जली इस्तेमाल होता है। सो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन रेडियोथेरेपी, याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट यूज है। उसके बाद फॉर फोटोग्राफी द इंटीरियर्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स, जैसे स्टील कास्टिंग हो गया, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिंग द interior of opaque materials like steel castings। उसके बाद फॉर रिसर्च इन रेडियो एक्टिविटी पे जो भी रिसर्च चलता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। सो फॉर रिसर्च ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सो इस प्रकार से रेडॉन के कुछ यूजेस हमने बताए। सो इट वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस और यूजेस of different noble gases or inert gases.